हाँ सौरभ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी देता हूँ मैं। इन्होंने लिखा है, पूछा है कि जो गीत लिखा जाए उसकी पंक्तियों की मात्राएं एकदम बराबर हों या नहीं। नियमानुसार तो बराबर होनी चाहिए, और कम से कम अगर मात्राएं बराबर नहीं हैं तो लय तो बराबर होनी चाहिए। मुखड़ा और अंतरा दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। मुखड़े और अंतरे में अलग अलग मात्रा भार हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, इनका जिक्र करना मुझे लगता है यहाँ बेमानी होगी। ऐसा तो आप बहुत सारे गीतों को पढ़कर या देखकर महसूस कर सकते हैं। तो वे चीज़ें जो स्वयं सीखी जा सकती हैं उनका जिक्र करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मुखड़ा और अंतरा को अलग अलग भी मात्राओं में ले सकते हैं, एक जैसे मीटर में भी ले सकते हैं, या वह जैसे भी आप कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ आप ही न गा सकें, उसे दूसरे लोग भी गा सकें। जो भी कुछ लिखा जाए अपनी भावनाओं के साथ उन्हें गीत कह सकते हैं, या गीत कह सकते हैं, गीत ही कहेंगे उन्हें, और क्या कहेंगे। बाकी लोगों ने तो खारिज ही करके रख दिया है। इस पीढ़ी से मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं, मुझसे भी अच्छा बहुत सारे लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता भी रहता हूँ, प्रायः अच्छी बातें होती हैं। और शेखर अस्तित्वदाता ने जो मेरी बात का समर्थन किया है उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ उनको। यह कड़वा सच है दादा, और इसका मुकाबला ही भागने से काम नहीं चलने वाला। जब तक आप युग बोध नहीं लिखेंगे, उन पीड़ाओं को नहीं गाएंगे जो जन से जुड़ी हुई हैं, और यदि जन आपके साथ है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो गीत को समय के सापेक्ष लिखा जाए, जिया जाए, बस यही बात समाप्त हो जाती है। फिर आपके गीत को न तो कोई ये कहेगा कि यह पिछले ज़माने की चीज़ है, न तो उसे कोई अरे गीत को तो मूर्ख। यहाँ तक मुझे कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने ऐसे घोषित किया कि अरे गीत तो मूर्खता है, उसमें क्या है, और वो गाने बजाने वाले लोगों का काम है। हे प्रभु, कुछ अच्छे लोगों को गीत पढ़ लीजिए। मैं जवाब नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी चर्चा भी होती है। आज भी एक सज्जन की मैंने कविता पढ़ी। हाँ, दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य की रचना में पूर्वाग्रह से काम नहीं चलता। यदि आपके मन में कोई पूर्वाग्रह क्या है, संशय है भी, तो उस संशय को आप संशय की तरह से रखिए, तो उसका उत्तर दिया जा सकता है, निदान निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई पूर्वाग्रह लेकर के पाले हुए हैं और अपना लेखन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, यद्यपि मैं मानता हूँ कि जो कविताओं का जन्म होता है, या साहित्य का जन्म होता है, या लेखन का जन्म होता है, या कहीं भी किसी भी शांत चीज़ में अगर कोई उथल पुथल होती है तो उसके लिए कोई ना कोई तो हलचल आवश्यक ही है। लेकिन वह हलचल सकारात्मक होनी चाहिए, समाज को, व्यक्ति को, समय को तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा खुद का मत है। ऐसी बहुत सारी बातें मदन मोहन बता रहे हैं कि हम इतना लव रिएक्ट किए हैं, सब हम धुआं कर दिए हैं। आदरणीय अनुज अब्रदादा का भी लव रिएक्ट बराबर आ रहा है। क्या भारी साहित्यिक शब्दों का चयन ही आवश्यक है साया सामान्य जनमानस के? भैया मैं पहले ही बता दिया हूँ मैं कि मुझे नहीं लगता कि भारी साहित्यिक शब्दों का तो शब्द ऐसे होने चाहिए जो जनमानस, जिन लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कम से कम उन लोगों की वो समझ में आ जाएं। शिव कुमार तिवारी जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको। कि गीत की मात्राओं पर थोड़ी जानकारी दीजिए। तो अच्छा, मेरी दुविधा है कि कोई रचना साहित्यिक कब कहलाती है? पीयूष शुक्ला भैया, हाँ, दुविधा तो आपकी सही है कि कोई रचना साहित्यिक, चूँकि कोई रचना साहित्यिक मेरे हिसाब से वो तभी कही जाएगी जब उसका अर्थबोध या उसका जो उद्देश्य है वह पवित्र हो, वह जनहितकारी हो। क्योंकि साहित्य का काम समस्याएं पैदा करना नहीं, समस्याओं के हल ढूंढना है, या कि समस्याओं का इस प्रकार से गायन करना है कि उस समस्या को पैदा करने वाले लोगों तक वह समस्या पहुंच जाए। वर्तमान में तो साहित्य की, वर्तमान में क्या, मुझे लगता है एक लंबे समय से यह प्रक्रिया भारतीय साहित्य में तो चल ही रही है और चलनी चाहिए कि कोई रचना साहित्यिक तभी कहलाएगी जब उसके उद्देश्य
सकारात्मक होंगे। हाँ, दूसरे दुर्गेश भैया कह रहे हैं कि दादा गाकर गीत की मात्रा बचाएं तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, मैं गीत पढ़ूंगा, लेकिन आज इस सेशन में नहीं पढ़ूंगा। अगली बार आऊँगा तब मैं कोशिश करूँगा कि मैं गीत पढ़ूँ। और ये पूछ भी लूँगा आप लोगों से कि कौन कौन से गीत आप पढ़ने सुनना चाहेंगे। शिव कुमार तिवारी भैया का कोई प्रश्न था, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे क्या है। हाँ, गीत की मात्राओं पर थोड़ी जानकारी दीजिए भैया। ये कॉल पे भी हम बात कर सकते हैं, इसके लिए अलग से मैंने नंबर है आपका मेरे पास। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मुझे लगता है जितने लिखने वाले लोग हैं, जितने कवि लोग हैं, सबके हिसाब से गीत की अलग अलग परिभाषा है और अलग अलग सबकी रचना प्रक्रिया है। कोई एक मत नहीं हुआ जा सकता। यहाँ मैंने इन प्रश्नों का उत्तर जो दिया वो अपने मत के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से या अपने अध्ययन के हिसाब से दिया। चाहे मैंने किताबें पढ़ से वो अध्ययन जुटाया हो किताबें पढ़ के, और चाहे परिस्थितियों को पढ़ के। और किसी का कोई प्रश्न है, छूट तो नहीं गया? मानस भैया आ गए हैं। मानस भैया की कविताएं, हाँ, मैं मानस भैया का प्रशंसक हूँ। ये भले ही गीत नहीं लिखते, लेकिन इनकी कविताएं मुझे सदैव और सदैव प्रभावित करती हैं। कई बार तो एकदम स्तब्धकारी रचनाएं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं इनको, तो मेरा मन है कि इन्हें पढ़ें। दादा, कविता में अपनी पीड़ा लिखना कितना सही है? ये अरविंद भाई उपाध्याय, मेरे प्रिय भाई हैं, छोटे भाई, इन्होंने प्रश्न किया है। भैया, अपनी पीड़ा लिखने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी उस पीड़ा के गायन से किसी का हित हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, या किसी दूसरे की पीड़ा भी उस पीड़ा से मिलती होगी, तब तो आप अपनी पीड़ा का गायन कर सकते हैं। और कई बार ऐसी भी पीड़ाएं होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। आप घर से बाहर निकले, मोटरसाइकिल आपने स्टार्ट की, आपके ऊपर कबूतर ने काम कर दिया। पीड़ा तो निश्चित रूप से आपको हुई, लेकिन इस पीड़ा कौन सा गायन करेंगे इस पीड़ा में? तो मतलब पीड़ा का गायन भी हो, वो सकारात्मक हो, उसके कुछ अर्थ निकलें, कुछ मायने निकलें, तब तो की जा सकती है। हाँ, छंद युक्त रचना मात्र संस्कृत में ही देखने को मिल रही है आजकल। हिंदी में छंदबद्ध रचना कम ही मिलती है। हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे, और ये हम सबका दायित्व है कि हिंदी में हम अच्छी छंदबद्ध रचनाएं लेके आएँ, तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी भी समृद्ध होगी। और अगर आपको ये लगता है कहीं से कि हिंदी में छंदबद्ध रचनाएं नहीं मिलती हैं, तो आप प्रसाद को पढ़िए, या जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, छंद कैसे लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जा सकता है, और हिंदी संस्कृत के कठिन से कठिन छंदों को हरिओत जी ने कैसे लिखा है, इन चीज़ों को पढ़ के आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी में छंदों की रचनाएं नहीं मिल सकती। हो सकता है आपका अध्ययन कम हो। सर्वेश त्रिपाठी भैया आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब देख रहे हैं। हाँ, केशव भार्गव भैया कह रहे हैं कि अपना लिखा सबको पसंद आता है, चाहे कैसा भी लिखा हो, पर लेखन की बेहतरी का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? सही कह रहे हो भैया। अपना लिखा क्या, कविता की और संतान की स्थिति एक जैसी होती है कि एक कहावत है कि अपन पूत पुतंगड़, अवध की कहावत है, और दूसरे धतिंगड़। तो ये जो अपना लिखा सबको पसंद आता है, चाहे कैसा भी लिखा हो, पर लेखन की बेहतरी का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। जो शर्तें मैंने बताई कि अगर वह समाज की समस्याओं का या किसी भी समस्या का अगर सुदृढ़ रूप से गायन कर रही है चीज़, और आपके अलावा भी दूसरे लोग भी उससे जुड़ पा रहे हैं, और आजकल तो बहुत अच्छा है, इसका माध्यम फेसबुक है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कितने लोग आपको पढ़ रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे लोग आपको पढ़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे। बड़े भैया ने पूछा है कि गीत का मुखड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुखड़े बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ज़रूरी प्रश्न है यह कि गीत का मुखड़ा गीत का मुखड़ा मुझे लगता है कि वह ऐसी पंक्ति आप लें जिसे आप पहली बात तो पूरे गीत में निभा सकें। मुखड़ा का मतलब ही मुखड़ा है, वह चेहरा है, उससे पहचान होती है गीत की, पूरे सिस्टम की पहचान होती है कि आगे इसमें क्या होगा। तो एक मुखड़ा ले लीजिए, उस मुखड़े के
को के पक्ष में जो अंतरें हैं वे दलीलें होती हैं। और गीत का अंत जहाँ तक मुझे लगता है किसी सकारात्मक, उसी मुखड़े से कोई सकारात्मक भाव लेकर के गीत का अंत कर दिया जाए तो वो अच्छा गीत माना जाएगा। मुखड़े की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रथमतः पाठकों को या श्रोताओं को जोड़ ले। अभिषेक भैया आ गए हैं। नए एवं युवा रचनाकारों को किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? नए और युवा रचनाकारों को सबसे पहले तो अच्छे गीत पढ़ने चाहिए। जिस भी प्रकार के उनको गीत पसंद आते हों, लगभग हमारे सब मनीषियों ने हर प्रकार की चीज़ें या हर प्रकार की गीत रचनाएं जो है लिख रखी हैं। जैसा आपको पसंद आता हो आप वैसे लिखिए, पढ़िए पहले अच्छी रचनाएं, उनके अपने मन में सोचिए, उस भाव तक जाइए। फिर छंद के थोड़े से अभ्यास से हिंदी का सबसे आसान छंद दोहा है। दोहा लिख करके आप छंद को समझ सकते हैं या कि भावों को लय में लाना समझ सकते हैं। और फिर आप धीरे धीरे अच्छा। कोई और प्रश्न देख रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान में आपका सबसे प्रिय छंदकार कौन है भैया? कठिन प्रश्न है यह। मैं बहुत सारे, कई बार क्या होता है कि छंद बहुत पसंद आता है लेकिन छंदकार पसंद नहीं आता, और कई बार छंदकार बहुत पसंद होता है लेकिन छंद नहीं पसंद आता। छंदकार से मेरा आशय उसके भावों से है, मतलब भावनाएं बहुत अच्छी हैं कविता में, लेकिन शिल्प इतना गड़बड़ हो जाता है कि उसे या तो खुद पढ़ें या खुदा। या कई बार क्या होता है, तो ये कहना, ऐसे बहुत कम लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा यहाँ पे कि, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे पढ़ता हूँ। आप में से जितने लोग सुन रहे हैं इनमें से ही बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ। और उनके इनबॉक्स में या कि फ़ोन करके भी मुझे कुछ भी अच्छा लगता है मैं कोशिश कर लेता हूँ कि मैं बात कर लूँ। आदरणीय सूर्य कुमार पांडे दादा आ गए हैं, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और हाँ, तुकबंदी और कविता में क्या अंतर होता है? मैं आप अगर ये लाइव देखेंगे शुरुआत से तो मैं इस बात का उत्तर दे चुका हूँ कि कविता किसे कहेंगे आखिर। दद्दा, विषयों की जानकारी के अभाव में लिखी गई रचनाओं के लिए कुछ कहिए दद्दा। हाँ, ये एक जटिल प्रश्न क्या है, ये कोढ़ है एक प्रकार का कि हम आधी अधूरी जानकारियों के साथ कविताएं लिख देते हैं या कि अपने तथ्य स्थापित करने लग जाते हैं। आज भी मैंने एक तथाकथित बड़े लेखक की एक कविता पढ़ी जिसने काफ़ी देर तक, उसमें भी लग रहा था कि उसकी जानकारियों में कहीं ना कहीं कोई खोट है। हाँ, प्रकाशित करवाना हो तो ये मेरा विषय नहीं है कि कैसे किया जाए। मैं खुद भी अभी प्रकाशित नहीं करवा पाया हूँ अविनाश भैया, लेकिन हम लोग आपस में बात करेंगे तो कुछ अच्छा हल निकलेगा। हम लोग एक दूसरे के नंबर भी ले लेंगे। नई रुचि पैदा हुई हो काव्य में तो पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हो? हाँ, ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है सत्यम भैया कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। आप विरह का काव्य पढ़ना है तो आप महादेवी को पढ़ें, या गुप्त जी को पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है गुप्त जी को पढ़ना सबसे आसान। गुप्त जी ने छंद अनुशासन के साथ साथ जो कविता का मर्म है, चीज़ों को वर्णन कैसे किया जाए किसी चीज़ का, इसमें मुझे गुप्त जी से अच्छा कोई नहीं लगता। हाँ, मैं डरता रहता हूँ। डरो मत भैया, लिखो आराम से, खूब लिखते रहो। दुर्गेश भैया, कमल भैया आ गए हैं। हाँ, कोई पूछ रहा था कि आपका सबसे प्रिय छंदकार कौन सा है, तो वो कमल भैया हैं इसमें वो देख भी रहे हैं। इस पीढ़ी में छंदों के मामले में मैं कमल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। किसी भी विषय पर छंद में अगर अपनी बात कहनी है तो सुनाएंगे भैया आज कुछ नहीं। सर्वेश भैया, जिसे श्रृंगार रस पर लिखना हो तो उसे किसको पढ़ना चाहिए? श्रृंगार रस के लिए तो भैया मुझे लगता है कि आप उसका चेहरा पढ़ें जिसके लिए आपके मन में श्रृंगार पैदा हो रहा है। इससे अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी। हाँ, वर्तमान में कई मंच पर कुछ चंद लोग हास्य के नाम पर कुछ भी पढ़ते बोलते हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या गीत युग पुनः वापस लौटेगा? निश्चित रूप से लौटेगा। और जो हास्य के नाम पर कुछ भी चंद लोग कुछ भी पढ़ते बोलते हैं तो उनके लिए जब आप सुनने के लिए तैयार बैठे हैं तो उनको बोलने में क्या है? आप जहाँ तक सुनेंगे वहाँ तक को बोलेंगे, जहाँ तक आपकी मांग होगी उस हिसाब से पूर्ति की जाएगी। गीत लिखने के लिए
किन किन रचनाकारों को पढ़ें। जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे रचनाकारों को सबको पढ़ा जाना चाहिए, चाहे कुमार रविंद्र जी जिनका मैं बहुत प्रशंसक हूँ, और आदरणीय जगदीश और कुमार रविंद्र जी के अलावा रामावतार त्यागी जी को पढ़ा जा सकता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने गीत को एकदम शुद्धतम रूप में लिखा है, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे राम अधीर जी भी हैं। भारत भूषण जी मेरे बहुत प्रिय हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि आजकल कवियों की बाढ़ सी आ गई है, इस पर ज़रा आपका क्या मत है। मैंने बताया ना कि जो एक मंत्र रचा गया कि अर्थ लयता का, जिसका कोई मानक नहीं, कोई मीटर नहीं, तो उस अर्थ लयता के आड़ में बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे कि कुछ भी लिख दें, आते जाते गडरिया भेड़ पानी तालाब एक साथ ऊपर नीचे लिख दें, उसे लोग कविता मानने लगे हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सही नहीं होगा, जो अच्छा नहीं होगा, उसे वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। बाढ़ चाहे जितनी आ जाए, लेकिन यार बिकेगा तो वही जो सोना होगा। लोहा थोड़ी कोई सोने का भाव ले लेगा। गीत में भाव, शिल्प, लालित्य, वरीयता के किस क्रम में होना चाहिए दादा आपके मत से? रही बात लालित्य की, तो लालित्य अलंकारों के हिसाब से वो शिल्प में ही समाहित है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो भाव और शिल्प जो क्रम तुमने लिखा है ना, ये क्रम एकदम सही है। इसका कोई क्रम इधर दाएं बाएं नहीं करना है। भाव सबसे प्रमुख है, शिल्प द्वितीयक है, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा मत है।